नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। जाति वाली जो रैलियां हैं वो अब यूपी में नहीं होंगी। योगी आदित्यनाथ का ये एक बड़ा फैसला आया है और पुलिस, अगर आप उसके डिटेल्स देखें तो पुलिस की लिखापढ़ी में अब किसी आरोपी की जाति का कॉलम नहीं भरा जाएगा। एफआईआर में भी इसे रिक्त छोड़ दिया जाएगा। एससी एसटी एक्ट के मुकदमों को छोड़कर अन्य मामलों में वादी व आरोपित का सरनेम तो लिखा जाएगा पर उनकी जाति का कोई जिक्र नहीं होगा। गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपित की जाति नहीं लिखी जाएगी। जो डीजीपी है राजीव कृष्णा, उनका कहना है कि जो सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किए जाने के प्रोफॉर्मा से जाति का कॉलम हटाए जाने के लिए एनसीआरबी को पत्र लिखा गया है और पुलिस दस्तावेजों में जहां जाति दर्ज किए जाने का कॉलम था वहां अब जाति का उल्लेख न किए जाने का निर्देश है। वहीं अब वाहनों पर भी जाति नहीं लिखी जा सकती, यानी कि अगर आप पहले किसी गाड़ी पर स्टिकर लगाते थे तो वो आप स्टिकर नहीं लगा सकते। जाति आधारित रैलीज आप नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का एक ये ऑर्डर था और उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर को 4 दिन के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर में उसको तब्दील कर दिया गया, सरकारी ऑर्डर में। शासन ने प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए पुलिस अभिलेखों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर राजनीति के उल्लेख पर रोक लगाई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को इसे लेकर शासनादेश जारी किया, जिसके अनुरूप जाति का नाम न दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार थानों पर अपराधियों की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर नंबर 4 में आरोपितों की जाति दर्ज हो जाती है। इसके अलावा थानों से वरिष्ठ अधिकारियों को मुकदमे व अपराध से जुड़ी रिपोर्ट में भी जाति का उल्लेख रहता है। ऐसे सभी दस्तावेजों में अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। थानों पर हिस्ट्री शीटर के बोर्ड पर भी उनके नाम के आगे जाति नहीं लिखी जाएगी। इसे लेकर लिखित रूप से भी जल्द विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने एक हाईकोर्ट के ऑर्डर पर इतना बड़ा निर्देश देकर क्या वो राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कास्टलेस सोसाइटी वो एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं की सरकार केंद्र में है जो कास्ट सर्वे की बात करती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर किसी की गाड़ी अगर स्टिकर पर उसकी जाति लिखी हुई है तो क्या उसको जेल में पकड़कर बंद कर दिया जाएगा? आखिर योगी आदित्यनाथ किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? और एक हाईकोर्ट का ऑर्डर, इससे पहले कई ऑर्डर्स उन्होंने आज तक कभी कोर्ट के नहीं माने, लेकिन ऐसा इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या था जिसको तुरंत उन्होंने एक शासनादेश के रूप में तब्दील कर दिया? आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान हैं। शिल्पी जैन हमारे साथ है, फेडरल देश की सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। हमारे साथ शायरा नईम है, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही है। शायरा जी, आपका स्वागत है। मैं शायरा जी से शुरू करती हूँ आज की बातचीत। शायरा जी, जो ये योगी आदित्यनाथ का ये शासनादेश है, इसे आप क्या कहेंगे? ये किसी तरीके का मास्टर स्ट्रोक जो कि कोई पॉलिटिशियन नहीं कर पाया, उस चीज को पूरा करने का सपना योगी देख रहे हैं, या फिर एक बड़ी राजनीतिक साजिश है सारे जो पिछले वर्ग की जो राजनीति करने वाली पार्टियां थी उनको खत्म करने की? जी देखिए, ये जो आया इसको मास्टर स्ट्रोक उनके खास लोग शायद कहें, लेकिन मुझे तो ये कहीं से मास्टर स्ट्रोक नहीं दिखाई दे रहा। ये तो वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि वो शतरमुर्ग जो है वो अपना सर घुसा लेता है रेत में और सोचता है कि उसको जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। क्योंकि कास्ट जो है, खास करके यूपी और जो हिंदी बेल्ट है, और जगह भी, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट बेस्ड ही है। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अगर रेवोल्यूशन आता तो बहुत पहले शायद उसके तरफ वो कोशिश की जाती। ये होना, इन्होंने ये, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है वो जब सोचते हैं तो लगता है कि ये जो इधर 1-2 साल से जो कास्ट सर्वे की बात हुई, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ भी, उसमें ये पता चला कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, उनकी एक्चुअल उसके काफी कम है। और अभी कर्नाटक में वो ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। इसी दबाव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कास्ट सर्वे की बात
कही है। तो ये जो कास्ट जो सर्वेज हो रहा है, जो कि बिल्कुल जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। मतलब वो है हिंदुत्व को जोड़ने की पॉलिटिक्स, जहां कास्ट बेस्ड डिविजन्स को जो मंडल वर्सेस कमंडल की जो पॉलिटिक्स है, उसके वजह से ही जो है वो एक समझिए कि जो जब मंडल की पॉलिटिक्स आई तो ये कमंडल की पॉलिटिक्स वीक हुई। और जब कमंडल की पॉलिटिक्स ने उभार लिया विद द राम टेम्पल मूवमेंट और इन रिसेंट ईयर्स, तो जो है वो बैक स्टेज पे चली जाती है मंडल की पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ये उसी का टकराव है। में ये हो सकता है कि ये अभी प्रेजेंट जो यहाँ जो गवर्नमेंट है वो उसने इस ऑर्डर का को फायदा लेते हुए इस तरह का ऑर्डर वो किया है कि इस जो सोसाइटी है उसको यूनाइट किया जाए, कास्ट डिविजन्स को ब्लर किया जाए, और जो है जो पीडीए की पॉलिटिक्स जिससे कि इनको 2024 में काफी नुकसान हुआ, उसको जो है आगे वो बढ़े नहीं, आगे वो उतना ओपनली उसका आर्टिकुलेट ना हो पब्लिक स्पेस में। उसके लिए ये एक कोशिश हो सकती है। और दूसरी चीज जो योगी गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए हैं जो कि आगे जाके पूरे देश में उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। मिसाल के तौर पे जैसे लव जिहाद यही शुरू हुआ, आगे जाके और जगह और सरकारों ने बनाया। बुलडोजर, उसके खिलाफ गवर्नमेंट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका ऑर्डर आया, लेकिन ये फिर भी बदस्तूर जारी है। वहां पे इन्होंने इग्नोर किया। अभी भी ये बुलडोजर इस्तेमाल हो रहा है एज अ प्यूनिटिव एक्शन इवन बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन आइदर बाय द एनी ऑफ द कोर्ट्स। तो ये जो कोर्ट को इग्नोर करते हैं जहां इनको सूट करता है, और पिक एंड चूज करते हैं। और ये तो एक सिंगल जज का ऑर्डर था, इसको रिवीजन में जा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। इतनी हड़बड़ी क्या थी इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की, उसके पीछे फिर आदमी मतलब ये सोचने को मजबूर होता है कि क्या एक ये लार्जर पॉलिटिकल डिजाइन है इसके पीछे, कि जिसको इस ऑर्डर इस कोर्ट के ऑर्डर का मतलब कवच लेकर के आगे ये सरकार बढ़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात कि ये इनकी अपनी ही पॉलिटिक्स को कंप्लीटली जो है वो निगेट करता है, क्योंकि 2014 से पहले इन्होंने जिस लेवल पे कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन किया था, अलग अलग कास्ट जो कि ओबीसी कास्ट थे उनको कोऑप्ट करने के लिए, सुहेल देव जो राजभर कास्ट के एक थे, उनका पूरा बहराइच में हिस्ट्री को खंगाल के इन्होंने निकाला, वहां एक फेस्टिवल किया, वहां एक इन्होंने ट्रेन जारी की सुहेल देव के नाम पे। किसी ने सुहेल देव को नहीं सुना था। बहराइच का जो एसोसिएशन था वो सालार जंग से था, जहां पे उनका मेला बरसों से लगता आ रहा था। तो सालार जंग तो इस साल तो उनका वो मेला भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल आइकॉन सुहेल देव जो कि राजभर थे उनके नाम पे शुरू कर दिया। इसी तरह से इन्होंने छोटी छोटी बुकलेट्स 2014 के इलेक्शन के ईव लेकिन पे आपको क्या लगता है इन्होंने छोटी शायरा जी, छोटी क्या बुकलेट्स अब आने निकाली वाले थी। दिनों में, नहीं नहीं शायरा जी, अब आने वाले दिनों में क्या ये जो सुहेल देव समाज है, जो बड़े बड़े आइकॉन्स की पूजा होती थी, उनकी मूर्ति खड़ी की जाती थी, अब योगी आदित्यनाथ के इस ऑर्डर से ये सब तो फिर बंद हो जाएगा? ये मुझे नहीं लगता है। जिनकी पॉलिटिक्स ही उसी के, चलो उन्हीं के जो एलाइज हैं, राजभर की जो सुहेल देव जो भारतीय समाज पार्टी है, संजय निषाद है, उनके नाम ही के सामने उनकी पार्टी निषाद है। उसके बाद जो है ये अपना दल की जो पटेल, ये तीनों जो है एनडीए के एलाइज हैं, यहाँ यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में भी, और अपना दल तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। लेकिन उसके अगर बाद योगी आदित्यनाथ को ये बात पता थी कि ये सीधा सीधा एलाइज को इम्पैक्ट करने वाला डिसीजन है, उससे उनकी राजनीति गड़बड़ होगी और वो केंद्र में भी बीजेपी के साथ है, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या जानबूझकर इस तरीके का डिसीजन लिया ताकि वो डिरेल कर सके और
उनकी और मोदी जी का जो 36 का आंकड़ा है वो तो सबको पता है। कुछ मतलब इसको हम लोग आई विल नॉट बी इतने शब्दों में क्लियरली कहना मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि ये सारी बातें तो उन्होंने सोची होगी कि हमारी सरकार में ये मिनिस्टर्स हैं, तो इन अगर हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो ये इनके लिए तो बहुत ही थोड़ा तकलीफदेह होने वाला है। तो क्या उसका पॉलिटिकल जो प्राइस है वो पे करने को तैयार हैं? वो वो प्राइस तो देना पड़ेगा ना। वो निषाद पार्टी कहाँ जाएगी, राजभर पार्टी कहाँ जाएगी? वो रातों रात अपनी पूरी पॉलिटिक्स ही बदल लेंगे क्या? तो ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा। और वही क्या, पूरी यूपी की पॉलिटिक्स, पूरी बिहार की पॉलिटिक्स, हम लोग तो इलेक्शन जब कवर करते हैं तो कैलकुलेशन ही ऐसे होता है कि ये सीट इतनी इनको इस कास्ट की है, ये असेंबली सीट में ये डोमिनेट, वही है ही है। कोई मुद्दों की थोड़ी बात होती है, खाली कास्ट की और कौन डेमोग्राफी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी परसेंट। हालांकि कहीं भी किसी के पास फिगर्स नहीं है, लोकल लोगों से पूछ के, कहाँ से पूछ करके हम लोग अपना ये कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दैट इज द वे पॉलिटिक्स इन यूपी वैसे ही समझा जाता है और वैसे ही उसके ऊपर लिखा जाता है, वैसे ही लोग उसके ऊपर बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स और जात, यहाँ यूपी में जाति कभी नहीं जाती। ओके, यूपी में जाति कभी नहीं जाती। शिल्पी जी के पास आऊंगी। शिल्पी, आपको क्या लगता है कि क्यों योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का डिसीजन लिया? देखिए नीलू जी, कई दशकों पहले राम मनोहर लोहिया ने ये बात कही थी कि जाति है कि जाति नहीं। और इसे राजनीति का एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सब कुछ जाति के नाम पर होता है, लेकिन सामने ये दिखाने की कोशिश होती है कि नहीं, जाति के नाम पर नहीं हो रहा है। चुनाव में मुद्दे हों तो वो आप देखेंगे कि मुद्दे गायब होते हैं। जो टिकट बढ़ते हैं वो जाति के नाम पर बढ़ते हैं। जो गठबंधन होता है दलों का, वो इसलिए कि उस जाति में कौन सा नेता है जिसकी अपनी सजातीय वोटों पर पकड़ हो। एनडीए के अलाइंस को देखिए आप, अभी शाहिदा जी बता रही थी। तो इस तरह से ही सारी चीजें तय होती हैं। लेकिन एक जो बात इसमें है वो ये है कि जितनी तेजी दिखाई योगी सरकार ने, आप देखिए 16 तारीख का हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसके 4 दिन के अंदर ही शासनादेश जारी कर दिया गया। और न सिर्फ जारी किया गया, क्योंकि पुलिस की जो चीजें थी, पुलिस के जो दस्तावेज थे, हाईकोर्ट ने बेसिकली उनमें ये बात कही थी कि वहाँ जो चाहे एफआईआर का हो, चाहे वो जो अलग कॉलम होता है, उसमें नहीं लिखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रैलियों की बात अलग से उसमें आ गई। ये भी बात आ गई कि अब कोई भी नहीं अपनी जाति लिखेगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कभी भी आप आई होंगी, तो जैसा आपने बताया शुरू में कि लोग अपनी गाड़ियों पर गुर्जर हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, लिखे रहते हैं और उसमें बहुत प्राइड भी महसूस करते हैं। तो इस बात को लेकर के जातीय सम्मेलन होते हैं। अभी विधानसभा सत्र हुआ है, उसके बाद ब्राह्मण जो विधायक थे उन्होंने अलग बैठक की, क्षत्रिय जो विधायक थे उन्होंने अलग ही बैठक की। तो अब ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक बात जो इधर समझ में आई है योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर, वो ये कि जो जाति वाला जो दांव है वो इतनी आसानी से चल नहीं रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय बड़े पैमाने पर जातीय सम्मेलन बीजेपी ने कराए थे। केशव प्रसाद मौर्य को उसका बाकायदा इंचार्ज बनाया था, क्योंकि ओबीसी सम्मेलन थे और हर जाति का सम्मेलन अलग अलग हुआ था, उसमें लाभ मिला। लेकिन इधर पीडीए का जो दांव चला है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से सफलता मिली है इस फॉर्मूले को, उसके बाद अखिलेश यादव को तब से आज तक आप देख रही होंगी कि वो कहीं भी किसी भी बात में सिर्फ पीडीए का उल्लेख करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका ये फॉर्मूला हिट हो गया है। अब जब वो पीडीए की बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ठीक है, कुछ और भी परिभाषा बता देते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो भी वंचित है, जो भी पिछड़ा समाज है, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप समाजवादी पार्टी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, तो विश्वकर्मा समाज से लेकर प्रजापति समाज से लेकर, यानी इन जातियों के नेता आकर के समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो अब ऐसे में ये जातियों वाला दांव नहीं चल पाएगा ऐसा लगा है। क्योंकि जो बेसिकली देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स में और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में जितना मेरी समझ है, वो थोड़ा अंतर ये है कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स हमेशा ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स रही है। यानी
जो सनातन प्राइड वाली बात है, जो हिंदू धर्म की बात है, वो उसकी बात रही है। और ऐसे में जब एकदम से जातियों वाली बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक अम्ब्रेला है उसमें एक तरह से छेद हो जाता है, ये पता है उनको। और इसीलिए अखिलेश का बार बार ये कहना कि पिछड़ा दलित, उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लगा कि इससे पॉलिटिकली जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि सामने बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि 2026 के शुरुआत में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। अब पंचायत चुनाव जहां होता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें सब कुछ जातियों के नाम पर ही होता है, जातियों के नेता, जातियों के वोट, ग्राम प्रधान। तो ऐसे में अचानक ये इतना बड़ा दांव चल देना अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। अब इस प्रयोग में सफलता कितनी मिलती है ये बात अलग है, लेकिन पीडीए को एक तरह से काउंटर करने के लिए शिल्पी आपने कहा कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। इस सोची समझी रणनीति के लिए क्या उनको केंद्र का समर्थन मिला है योगी आदित्यनाथ को आपके हिसाब से? देखिए ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे जितना लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की है, उसमें अंतर है। लेकिन अब जब पीडीए का दांव चल गया और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि न शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह ने आकर के यहाँ बैठकें की और वो नहीं चला, और जिन क्षेत्रों में बैठक की वहां भी सीटें नहीं मिली, तो अब योगी आदित्यनाथ पर यह जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ की एक अलग स्टाइल रही है पॉलिटिक्स की, क्योंकि वो आपने देखा होगा जो भी फैसले लेते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उसमें सबको फायदा मिलता है, सबको शामिल करते हैं, लेकिन एक हिंदुत्व के प्राइड की बात होती है, यानी एक जिसमें सभी जातियां आती हो। अभी महाकुंभ बीता है, ठीक है, आस्था का सवाल है, मैं भी वहां 2 महीने तक रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वहां हमें पता चला है और जिस तरह से बात होती रही है कि सभी जातियां एक छत्र के नीचे यानी अम्ब्रेला के नीचे आ गई हैं, वो है हिंदुत्व का अम्ब्रेला। तो ऐसे में आने वाले समय में इस प्रयोग को करने में उनको लगता है कि हर्ष क्या है। मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि ये योगी आदित्यनाथ की एक रणनीति है पीडीए की काट के लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी पीडीए का कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। जहां तक आपने बात की कि देखिए कोर्ट का, हाईकोर्ट का फैसला तो स्कूल मर्जर में भी था, अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन उसके बाद सरकार ने तरह तरह से उसमें अपना रास्ता निकाला, लेकिन इस बात में कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि रैलियों में नहीं होगा, गाड़ियों पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये जो एक प्रयोग है, क्योंकि अखिलेश इस पीडीए की बात को नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूल मर्जर के मुद्दे पर जो स्कूल खोले गए अल्टरनेटिव, उसको पीडीए पाठशाला नाम दिया गया। जो आजमगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दफ्तर बनाया, उसका नाम पीडीए भवन रख दिया। तो यानी अब आप देखिए, पीडीए बार बार कहने में अखिलेश यादव को अब दिक्कत होगी। तो फैसला तो जरूर कोर्ट का है, लेकिन उस कोर्ट के फैसले से आगे बढ़ करके या उसकी ओट में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे का फैसला योगी आदित्यनाथ के लिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो पीडीए बार बार हो रहा है, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मुझे लगता है कि इन लोगों को कोई और इसका पॉलिटिकली कोई और काउंटर करने के लिए नहीं उस तरह की चीज मिल रही थी। तो ये अपने आप में एक बात है। हाँ, इसमें ये है कि ये कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि आपने भी कहा सुहेल देव के कार्यक्रम में गए, आपने देखा होगा नोएडा में राजा मिहिर भोज के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ आए थे। तो ये सब एक ऐसे जातियों के आइकॉन हैं, एक ऐसे नायक है जिनको नायक बना करके ये जातियां बहुत गर्व महसूस करती हैं। तो अब इन सब का क्या होगा, अब निषाद पार्टी का क्या होगा, जिन्होंने हाल ही में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में निषाद सम्मेलन कर दिया था फाउंडर्स डे पर अपने। तो अब राजभर का क्या होगा, अब पटेल वोटों का अपना दल का क्या होगा। तो अब ये सारी वो चीजें हैं जो सामने देखनी है कि कैसे। लेकिन फिलहाल ये एक इन्होंने एक फैसला लिया है कि राजनीतिक रूप से ये कितना आगे इनको सूट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब मैं शायरा जी से अंत में एक कमेंट लूंगी कि शायरा जी, कुल मिलाकर क्या आपको लग रहा है कि इससे क्या बीजेपी को या योगी आदित्यनाथ को खासकर क्या आपको फायदा इससे पहुंचता हुआ मिल रहा है, लगता है कि उनको मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि और ज्यादा खिचड़ी ऐसी सिचुएशन आने वाले दिनों में होने वाली है?
अभी कितना फायदा मिलेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर चीज तो कास्ट बेस्ड है, तो कास्ट को ये कैसे निकाल के किनारे कैसे किया जा सकता है यूपी पॉलिटिक्स से, ये मेरी समझ से परे है। हाँ, लेकिन अगर ये एक खाली एक शासनादेश निकालने से तो कास्ट की पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं हो सकती शासनादेश से। जे मतलब सोशल रेवोल्यूशन नहीं आता है। एक तरफ आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ जो है आप इस तरह का शासनादेश निकालते हैं। इनकी तो अभी 2014 के बाद की सारी पॉलिटिक्स यही है, जो छोटे छोटे ओबीसी ग्रुप्स हैं उनको कंसोलिडेट करना, उनको हिंदुत्व के प्लैंक पे लाना, यही पूरी पॉलिटिक्स रही है। इसी के तहत जो है यहाँ यूपी में हम लोग ने मतलब देखा, निषाद को, राजभर को, पटेल, ये सारी पार्टीज जो है अम्ब्रेला के अंदर आई। अभी हाल पिछले इलेक्शन में ही जो है फिर वो जाट भी लौट के आए। तो ओपन है कि जाट मतलब इसी तरह से कैलकुलेट हुआ कि जाट वोट चाहिए है तो इनको भारत रत्न दो, इनको लेके आओ। तो सब कुछ तो इसी बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इसी से नफा नुकसान देखा जाता है, इसी से किसका पलड़ा भारी है किसका हल्का है ये देखा जा सकता है, आंका जाता है। तो कैसे इस जो मेन जो बैरोमीटर है पॉलिटिकल टेम्परेचर देखने का, उसको किस तरह से आप कंप्लीटली जो है वो एक वो कर उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। अभी बहुत हम लोगों के हम बहुत खुश होंगे अगर हमारे यहाँ एक कास्टलेस सोसाइटी बन जाए और हमारे यहाँ इक्विटी आ जाए और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। हम लोग से ज्यादा मतलब हमारे पर्सनली आई कैन से हम बहुत खुश होंगे, लेकिन अभी हमारा समाज वहां नहीं पहुंचा है। अभी भी आप समाज को अनपैक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो महिला के ऊपर भी जो क्राइम्स होते हैं वो शिल्पी को भी होगा बिल्कुल अंदाजा, वो सब दलित और कंप्लीटली पुअर बैकवर्ड औरतों के ऊपर क्राइम होता है, जो कि फॉरवर्ड कास्ट के मर्द करते हैं। और ये खाली ये पावर प्ले है, ये कंट्रोल का तरीका है, ये पूरी ये सारी चीजें हम लोग को समाज को अगर समझना है तो कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस समाज को समझने के लिए। इसमें कैसे पावर प्ले होता है, कैसे चीजें कंट्रोल होती है, कैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, ये सब चीजें जो है ये इसको समझे बगैर समाज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो इस तरह का ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है अनलेस के वन अपमैनशिप हो रही है, किसी को मैसेज दिया जा रहा है, किसी को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, ये सब भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत सवेरा है। ये अगर ये दोबारा बैठ के कैलकुलेट करेंगे इसका फायदा है नुकसान है, अगर नुकसान ज्यादा दिखेगा तो शायद ये अपने आप में साइलेंट डेथ भी इस ऑर्डर की हो सकती है। ओके, आपको लगता है शिल्पी चलते चलते कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को ये ऑर्डर वापस लेना पड़े अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में चली जाती है तो? देखिए, अभी तो जो उनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, पहले तो उनके ही रुख से ये बात साफ हो जाएगी, क्योंकि उनका सारा कार्यक्रम, सारी योजनाएं और सारी बात ही इस पर होती है। लेकिन देखना ये है कि ये इतना आसान, जैसे शहीदा जी कह रही थी, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसी तरह से है। जब बीजेपी को टिकट बांटना होगा अभी, तो भी उसमें ये तय होगा कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने कौन सी जाति के हैं। तो ये आसान नहीं है। और फिलहाल मुझे लगता है कि जैसे तमाम प्रयोग हो रहे हैं, वैसे ये भी एक है, और अभी इसकी सफलता में थोड़ा संदेह है। जैसे शहीदा जी ने कहा, बिल्कुल जाति का किसी तरह से उस तरह से उल्लेख नहीं हो और बिल्कुल वैसी व्यवस्था हो, सब ये चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और सिर्फ वो आप राजनीतिक रैलियां ना हो, वो अगर आप कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका राजनीतिक एक मकसद उसमें दिखाई पड़ता है। फिलहाल तो इसका असर अखिलेश यादव और पीडीए पर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार वो पीडीए की ही बात कर रहे हैं। ऐसे में अब थोड़ी सी दिक्कत उनको होने वाली है। लेकिन आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से वो कहते हैं कि क्या इसकी सफलता होती है, इस पर ये तय होगा कि ये आगे कितना चल पाएगा या किस रूप में रह पाएगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायरा जी, शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।